नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स अध्याय 7 टॉपिक है नगर प्रशासन, जिसको आज हम लोग पूरी तरह से इसको रीडिंग लगाएंगे और जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 7 को। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। एक गांव जो होता है, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है। शहर जो है ना ज़्यादा बड़ा होता है और फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधा होती है। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजना बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था। रेहाना का आउट नहीं होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली के ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने यह क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली के ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। मतलब ट्यूबलाइट जो टूट गए उसके लिए टेंशन हो रहे थे वो लोग। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और यह पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? नगर निगम की। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है, मतलब रिटायर हुआ है। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे।
उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम क्या है? पानी का व्यवस्था कराना, साफ सुथरा कराना, सड़क और बाज़ारों की सफाई का काम देखना। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करता भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। नगर निगम का काम बहुत सारा है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जहाँ छोटा सा शहर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नगर पालिका। क्या आप नगर पालिका के कार्य की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, इसको देखते हैं। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनवाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंटेंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। कौन लेते हैं? तो ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। मतलब जितने भी पार्षद हैं ना अलग अलग वार्ड का, सभी को मिलके ये निर्णय लेना होता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नालों की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। चलिए, इसको क्या है ये? निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान को भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? पंच, सरपंच, जो भी समिति जो आता है पंचायत लेवल के में आता है। शहर विभिन्न देश में बटा हुआ है, मतलब वार्डों में बटा हुआ है। छोटे छोटे वार्ड में बटा हुआ है। पार्षद
नगर निगम को चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों को काम करते हैं जो को पूरे शहर को प्रभावित करता है, पूरा शहर को प्रभावित करता है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में होता है। और पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उनको निर्णय को सभी को मानना होता है। चलिए, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है, जब एक वार्ड के अंदर कोई भी समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एक पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त मतलब कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, और जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, उसे चुनाव के द्वारा चुना जाता है। तो नगर निगम में यह निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो नगर निगम में यह निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों को विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। सभी पार्षद जो है प्रयास करते हैं कि अपना जो क्षेत्राधिकार है, जो अपने क्षेत्र के पार्षद हैं, वो मतलब मिनिमम खर्च में अच्छा और कोई भी तरह की समस्या नहीं हो। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तो क्रिकेट मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। दरअसल शहर में जो काम होता है नगर निगम में, अलग अलग विभाग बना देते हैं और उसको बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? सही बात है, गांव शहर में जितने भी कूड़ा होता है वो इकट्ठा करते हैं, तो जाता कहाँ है? ये भी प्रश्न है। सही बात है। बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े
अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है और आसपास में कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, उसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? नगर निगम जो इतना वर्कर मतलब काम करवाते हैं अलग अलग विभागों में, जल विभाग, सड़क विभाग, सफाई विभाग, तो इस सब का पैसा कहाँ से आता है नगर निगम को, उसके बारे में जान लेते हैं। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा ही दिए गए कर टैक्स से आता है। मतलब यहाँ के जो शहर में रहते हैं उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। जैसे कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे कि हम लोग को अच्छी सड़क मिलता है तो सड़क पे भी टैक्स लगता है, नाला की सुविधा है, पानी की सुविधा, वो सबसे भी टैक्स लेता है नगर निगम। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। मतलब यहाँ की जो रसीद वगैरह कटता है ज़मीन का वो देना पड़ता है, संपत्ति कर। और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाएं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। मतलब जितना बड़ा ज़्यादा घर होगा उतना बड़ा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। शिक्षा पर भी कर लगता है। क्या चीज़ पे लगता है? शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा कि हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह का कर अधिक देता है। नगर निगम में पैसा जो आता है सारा टैक्स से ही आता है, सब चीज़ से। चलिए यहाँ थे हम लोग कि जमावड़ा, कुत्ते और चूहे और कुत्ते का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि कहीं गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाए। लोगों का विरोध। अब क्या विरोध किए? यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। सही बात। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटा समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गए। सभी औरत घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यही थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने का नियमित व्यवस्था की जाए। मतलब पर डे कचरा उठाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा कि
क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा, देख लेते हैं पहले यहाँ क्या है। पूर्ण चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक, धातु को पूर्ण चक्रण कर रहे थे। घरेलू प्लास्टिक के पूर्ण चक्रण की कबाड़ी वाले मुख्य भूमिका निभाता है। पूर्ण चक्रण का मतलब हो गया कि जो पुराना जैसे प्लास्टिक है या फाइबर है या रबड़ है, उसको जो फिर से पिघलाकर एक नया आकार देना, उसको पूर्ण चक्रण कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, जो भी है, प्लास्टिक हो गया, ये सब पुराना को इसको पूर्ण चक्रण के द्वारा फिर से नया शेप में बनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद, सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गए। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। अच्छा, इसको भी देख ही लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला। खाला की रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बदला। तो यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई निगमों ने कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन करवा दिया गया, निजीकरण करवा दिया। अब नगर निगम भी क्या करने लगे, प्राइवेट आदमी को दे दिया गया है कि आप ये सारा इधर वार्ड का काम संभालिए। अब प्राइवेट वाला तो काम तुरंत होता है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो उसको पैसा ही नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। अगर काम ठीक से नहीं करोगे तो कभी भी भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से तो कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वे तो जब एक बहुत बड़े समूह में विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? वो नगर निगम से कह रहे थे, आयुक्त से, कि ये मेरे मोहल्ले का सफाई सुथरा, गली का सफाई अच्छे से होना चाहिए। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? क्योंकि उसकी बात वो इसलिए सोची क्योंकि वो ही जो उस मोहल्ले का पार्षद था, सारा कोई वोट देके उसे चुना गया था, वो आयुक्त का ही आदमी है, इस वजह से बात रखने की कोशिश किया। जब आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? गंगाबाई ने यही कहा कि जैसे भी हो, शहर और बड़ा शहर का
कचरा उठाने के लिए ट्रक है और ये शहर का नहीं है, 2 दिन का मोहलत दिया था उसको। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका अभ्यास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला को शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वह भी गंगाबाई का सुझाव था। घर में अभी भी 2 कूड़ेदान है, वह भी गंगाबाई का सुझाव था कि जो गरीब है अमीर है सभी को डस्टबिन वाला बाल्टी दिया जाए और उसमें सभी को एक में ले जाएगा, एक रहेगा, फिर आएगा, एक लिख जाएगा। खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डाल लें और प्लास्टिक कांच जैसे न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये बात था। 2 डस्टबिन डालने का मतलब यह था कि एक गलने वाला सामान जो था उसको अलग में और कटने फटने वाला शीशा प्लास्टिक जो था उसको अलग डस्टबिन में रखना था, ताकि उसको फेंकने में कोई समस्या परेशानी नहीं हो। बच्चों ने इतने सारे सवाल का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। चलिए इसको पहले देख लेते हैं क्या है ये। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग एक बीमारी है। सूरत भारत में सबसे गंदे शहर में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास के नाली में या सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। प्लेग जो है वायरस था, वो क्या था, एक हवा के द्वारा फैलता था। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग का डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं है तो चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपको करों से ही सड़कें, पुल, पार्क और गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? सही बात। आपके परिवार में इसके बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। चलिए यहाँ से प्रश्न आ गया, अभ्यास प्रश्न। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए थे? सारा अब ये सब बाद में कराया जाएगा। ये टॉपिक था, ये 7 नंबर था नगर प्रशासन के बारे में, जो कि आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज ये 7 था क्लास 6 का सिविक्स, जो कि कंप्लीट करा दिया गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।